हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक के कुछ मारूज़ी सवाल लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स करा दिए हैं। ये एक तरह का मेरा क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है जो कि आज 3rd है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि उर्दू अनुवादक के क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। दोस्तों, बड़ी मेहनत और बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं ये क्वेश्चन अपना सीरीज़ शुरू किया हूँ, ताकि आपको एक अच्छा ओवरऑल आइडिया हो सके। और ये क्वेश्चंस आपको किसी एक बुक में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर अपने हिसाब से एक क्वेश्चन सीरीज़ तैयार किया है। तो आज ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि उर्दू अनुवादक के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, विशेषता का उर्दू माना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बारहा यही कहता हूँ और उर्दू अनुवादक के जितने भी पार्ट्स मेरे हैं उसमें भी यही कहा हूँ कि आपको उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी के मुफरदात जो हैं, शब्दकोश या कह लीजिए आप वोकैबुलरी, इन तमाम पे आपको अबूर हासिल होना ज़रूरी है अगर आप उर्दू अनुवादक या उर्दू मुतरजिम के परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं। तो आपको बताना है विशेषता का उर्दू माना क्या है। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं और एक कॉपी लेके आप बैठिए, ताकि आपका ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक तरह का मश्क भी हो सके। और फिर उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए में बर्बादी, और बी में आबादी, 3 में खसूसियत और 4 में बर्ताव। मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद जवाब बता दूंगा। और उससे पहले आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो सुनिए मेरे सवाल के इस सवाल का सही जवाब, विशेषता का उर्दू माना होगा खसूसियत, यानी ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, महान व्यक्ति का उर्दू तर्जमा क्या होगा। क्योंकि ये हिंदी का, यूँ कह सकते हैं कि हिंदी का शब्द या हिंदी का एक तरह का ये सेंटेंस है, वाक्य है। इसका आपको उर्दू तर्जमा पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, ए में बुरा आदमी, 2 में है चोर आदमी, 3 में है अजीम इंसान, 4 में है खुश इंसान। आपको बताना है महान व्यक्ति का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आप 5 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं या फिर मेरे आप जवाब सुनिए। महान व्यक्ति का उर्दू तर्जमा आपका होगा अजीम इंसान। क्या होगा दोस्तों? अजीम इंसान। तो ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको अगर फिर इंग्लिश में हम देखते हैं तो कह सकते हैं ग्रेट पर्सन। क्या होगा दोस्तों? इसको अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं? ग्रेट पर्सन, GREAT। तो ये आपका ग्रेट, ये पर्सन हो जाएगा PERSON। सॉरी, स्पेस नहीं साइड में। आप इतना सुन लीजिए, ग्रेट पर्सन, महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सन, और उर्दू में अजीम इंसान या अजीम फर्द। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, ए में मकामी ज़बान, 2 में हिंदुस्तानी ज़बान, 3 में ख़ारजी ज़बान, 4 में रस्मी ज़बान। दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर टिक कर लीजिए, फिर मेरे आंसर को सुनिए। ऑफिशियल लैंग्वेज का उर्दू तर्जमा क्या होगा। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? रस्मी ज़बान। क्या है दोस्तों? रस्मी ज़बान। इसको हम सरकारी ज़बान भी कहते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में आपका यहाँ रस्मी ज़बान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, यहीं पे आपको एक मैं काम दे रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको हिंदी बताना है। क्या बताना है? ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी क्या होगा। क्योंकि आपके जो उर्दू अनुवादक के क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे कीवर्ड्स पे, या कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं, जिन पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे ही वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे। बहुत
जो इस्तेमाल में आते हैं इस तरह के वर्ड्स नहीं पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। इस तरह के अंग्रेज़ी में एक कह सकते हैं वर्ड यूज़ होता है। एक होता है यूज़, एक होता है यूज़, इसके माने होते हैं इस्तेमाल करना। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है यूटिलाइज़। क्या दोस्तों? यूटिलाइज़, यूटिलाइज़ इसके माने भी इस्तेमाल ही करने के हैं। लेकिन आपका जो पहला वाला है यूज़ करना, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिल जाए कि यूज़ का आपसे उर्दू पूछा जाए। अगर पूछा जा सकता है तो आपसे यूटिलाइज़ पूछा जा सकता है। तो समझ लीजिए यूटिलाइज़ इस्तेमाल के माने में है, तो इसको आप जहन नशीन कर लीजिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एपोस्ट्रोफ का उर्दू माना क्या होगा? एपोस्ट्रोफ का उर्दू माना क्या होगा? एपोस्ट्रोफ पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एपोस्ट्रोफ है क्या चीज़ें। क्या ये बोले जाने क्या नाम है, मुहादसा या कम्युनिकेशन में बोला जाने वाला वर्ड है या फिर लिखा जाने वाला वर्ड है? पहले ये हमें कंफर्म करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये बोला जाने वाला कम कह के बल्कि कह सकते हैं कि ये ग्रामर का टाइप है। क्या ये ग्रामर का टाइप मान के इसको हम चलते हैं। GRAMMAR, ग्रामर का ये एक तरह का टाइप है, एक तरह का उसकी किस्म है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा जा रहा है एपोस्ट्रोफ का उर्दू माना क्या होगा? आपके ऑप्शंस एक में हरफ अत्फ, 2 में हरफ इजाफत, 3 में मौसूफ, 4 में सिफत। तो सवाल नंबर 4 का अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप बता सकते हैं। एपोस्ट्रोफ का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? इसका जवाब सुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा हरफ इजाफत। क्या होगा दोस्तों? इसका सही उर्दू तर्जुमा होगा हरफ इजाफत। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि हरफ अत्फ, हरफ इजाफत, मौसूफ, सिफत ये सारे के सारे आपके ग्रामर के पोर्शन से आते हैं, कवायद के आते हैं, व्याकरण के आते हैं। तो हरफ इजाफत बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। जिस तरह बोलते हैं एपोस्ट्रोफ के एक सिंबल होता है, जिस तरह बोलते हैं ना बॉयज़ हॉस्टल, BOY एपोस्ट्रोफ सिंबल इसको कहते हैं। फिर इसको हॉस्टल HOSTEL। तो बॉयज़ हॉस्टल में ये सिंबल जो आपका है इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफ। ये आपका अंग्रेज़ी का हो गया। और हरफ इजाफत हम समझ सकते हैं उर्दू में, जैसे कह लीजिए घर का खाना, कह लीजिए घर का खाना होता है ना। घर का खाना काफ़ी प्यारा होता है, महबूब होता है, पसंद होता है। तो इंसान जो घर में खाना कहता है ना, ये तो मेरे घर का खाना है, यानी मैं होटल से नहीं बल्कि मेरे घर पे बन रहा है वो खाना खा रहा हूँ मैं। तो इसमें जो ये लफ्ज़ का लगा दिया गया ना, का, ये आपका एपोस्ट्रोफ है, हरफ इजाफा है। जिस तरह बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो लफ्ज़ का जो इसमें था वो एपोस्ट्रोफ के माध्यम से आया था। और इसमें भी घर का काम में भी लफ्ज़ का जो है ये हरफ इजाफत है। तो और भी इसमें बहुत सारे अल्फाज है, हरफ अत्फ है, मौसूफ, सिफ़ात। तो दोस्तों इसके हवाले से मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पे पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उर्दू MCQs करके, उसे आप देखिएगा। वहाँ पे मैंने उर्दू के बहुत सारे सेक्शंस को कवर कर दिया है। उर्दू अदब के हैं, उर्दू कवायद हैं, गज़ल, कसीदा और राइटर्स जितने हैं, बहुत सारे गालिबन 50 से 60 वीडियोज़ हैं। उन वीडियोस को आप देखिएगा, आपको अच्छा खासा उर्दू का हिस्सा कवर हो जाएगा। और ये मेरा सीरीज़ उर्दू अनुवादक के हवाले से, जिसमें मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए उर्दू, अंग्रेज़ी और फिर हिंदी के जिस तरह के सवालात बन सकते हैं उन तमाम बातों को मद्देनज़र रख करके एक तैयार सीरीज़ कर रहा हूँ। इसे भी आप कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपोस्ट्रोफ ऑफ हो गया, तो एपोस्ट्रोफ का ये समझ लीजिए कि हरफ इजाफत, ये दो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। मश्क का अंग्रेज़ी माना क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि मश्क का अंग्रेज़ी माना क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, 1 में लोकल, 2 में हाउस, 3 में सेंटर, 4 में प्रैक्टिस। ये लफ्ज़ मश्क आपका उर्दू है।
क्योंकि सवाल तैयार करते वक्त मैंने बहुत सारी बातों पे ध्यान दिया, उसके बाद मैं ये सीरीज़ तैयार किया हूँ। कभी कभी आपको सवाल उर्दू में देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे अंग्रेज़ी के बारे में पूछा जाएगा, कभी कभी पूरा इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा जिसमें आपसे उर्दू का माना पूछा जाएगा, जिसमें फिर कभी कभी हिंदी का सेंटेंस दिखेगा जिसमें आपका इंग्लिश का हो सकता है या फिर उर्दू के अल्फाज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो उन तमाम पहलुओं को जहन में रखते हुए मैं ये सीरीज़ तैयार किया हूँ। तो आप ऑप्शन यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, लोकल, हाउस, सेंटर, प्रैक्टिस। तो मश्क जो होता है ना दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पे गौर करने की ज़रूरत है। मश्क क्या होता है? इंसान एक तरह की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है। तो ये ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मश्क का अंग्रेज़ी माना क्या होगा? तो प्रैक्टिस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन आपको बगल में दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर में घंटा की तरह, उसे भी दबा दीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। अगर आप उर्दू के मुतमन्नी हैं, उर्दू की क्यूरियोसिटी आप अपने अंदर रखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूट्यूब, अपने क्या नाम है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि ज़रूरत की चीज़ें आप तक मुहैया कराई जा सके। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? सवाल नंबर 6 देखते हैं। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस: 1 में माना खेज़ जुमला, 2 में बेकार जुमला, 3 में नाक़िस जुमला और 4 में क़वाइद। तो दोस्तों इसमें लैंग्वेज पे फोकस किया हूँ मैं, फिर लैंग्वेज के अंदर उर्दू के स्पेसिफ़िक ग्रामर के पोर्शन को भी मैं टच किया हूँ काफ़ी हद तक, जिस तरह कि यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? ऑप्शंस में माना खेज़ जुमला, बेकार जुमला, नाक़िस जुमला, क़वाइद। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। दोस्तों लफ्ज़ मौजू कहते हैं माना खेज़ जुमला को। किसे कहते हैं? माना खेज़ जुमला को। तो सवाल नंबर 6 का 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस: आसान तरीक़ा, 2 में अच्छी गुफ्तगू और 3 में आम ज़बान, 4 में नातमाम लफ्ज़। तो दोस्तों 7 नंबर का अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप इसका ऑप्शन अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ मुहम्मल में ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ना तमाम लफ्ज़ या फिर ना तमाम जुमला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ना तमाम लफ्ज़ या ना तमाम जुमला। तो अभी हमने ऊपर देखा इसी के जस्ट कि लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं या लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ मौजू जो होता है आपका वो आपका एक तरह का माना खेज़ जुमला होता है, और लफ्ज़ मुहम्मल जो माना खेज़ जुमला ना हो, ना तमाम लफ्ज़ को बोलते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ना तमाम लफ्ज़। और अगर यहाँ पे ना तमाम लफ्ज़ के बजाय ना तमाम जुमला देगा तो वही आपका सही होगा। और आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये भी दे दे ना तमाम जुमला या फिर ना तमाम लफ्ज़, इस तरह देगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कह सकते हैं करीब करीब मुतरादिफ हैं। तो मुतरादिफ अल्फाज आपसे नहीं पूछे जाएंगे, या तो ना तमाम लफ्ज़ ऑप्शन मिलेगा या फिर ना तमाम जुमला मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है ज़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? एक लफ्ज़ है ज़ा पूछा जा रहा है, या किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शंस: अरबी और 2 में उर्दू, 3 में फ़ारसी, 4 में तुर्की। आपसे पूछा जा रहा है लफ्ज़ ज़ा। देखिए दोस्तों एक इस तरह का ज़ा होता है और एक 3 डॉट्स वाला ज़ा होता है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा सिंगल डॉट का ज़ा जो है ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये 3 डॉट्स वाला ज़ा जो होता है ये पूछा जा रहा है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। और मैंने बहुत सारे उर्दू के क्वेश्चंस पेपर को देखा, उसमें
ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें ये ज़्यादातर सवाल देखने को मिला और ऐसे ही, तो इसी वजह से मैंने ये सवाल को यहाँ पे रखा ताकि इसका रिवीजन आपसे हो जाए और ये सिंगल ज़ा जो है और ट्रिपल डॉट का जो ज़ा है इसमें फ़र्क हो जाए। और ये इसकी कोई मिसाल भी आपको देना चाहूँगा मैं। तो इसका पहले ऑप्शन आप सुन लीजिए। आपके ऑप्शंस में जो है अरबी, उर्दू, फ़ारसी, तुर्की में, तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। किसका है दोस्तों? ज़ा जो है ये आपका फ़ारसी का लफ्ज़ है। और एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ली जाए कि अज़दहा जो लिखा जाता है, अज़दहा, तो अज़दहा के लिए आपको सिंगल डॉट नहीं, ग्रामेटिकल देखते हैं तो ये ट्रिपल डॉट का जो लिखा जाता है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये यही ज़ा होगा। तो अज़दहा जो लिखा जाता है इसी से लिखा जाता है, वो पर्सियन का लफ्ज़ है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 8 का जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे अगला देखते हैं, ममदूह कैसा लफ्ज़ है। क्या पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ ममदूह कैसा लफ्ज़ है। आपके ऑप्शंस, ममदूह लफ्ज़ के बारे में बताया जा रहा है कि लफ्ज़ ममदूह फ़ेल है, लफ्ज़ ममदूह फ़ाइल है, या लफ्ज़ ममदूह मफ़ऊल है, लफ्ज़ ममदूह मातूफ़ है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। कह लीजिए फ़ेल कह रहा, फ़ाइल, मफ़ऊल या मातूफ़। तो दोस्तों जिनका थोड़ा बहुत उर्दू से रब्ता होगा या फिर उर्दू से दिलचस्पी होगी तो वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि ममदूह ये एक तरह का अरबी का लफ्ज़ है। जिस तरह कहते हैं मदह, ये एक तरह का आपका एक कह सकते हैं कि ये सिफत के माने में इस्तेमाल होता है। लेकिन ममदूह जब बोला जाता है तो जिसकी तारीफ़ बयान की गई हो, तो ये आपका मफ़ऊल होता है। तो लफ्ज़ ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ममदूह ये मफ़ऊल है। ये भी ग्रामर का एक पोर्शन है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल पूछे जाते हैं। हर्फ की कितनी किस्में हैं, इसम की कितनी किस्में हैं, जुमले की कितनी किस्में हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो मैं अपने अगले सीरीज़ में इन तमाम बातों को भी लेके चलूँगा। मैं सिर्फ एक पोर्शन को नहीं टच करता हूँ, बल्कि सोचता हूँ कि एक सीरीज़ में आपके सारे क्वेश्चंस के जो पहलू होते हैं उन्हें टच करके चलूँ। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू तर्जमा क्या होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, 1 में है फ़ेल अम्र, 2 में है फ़ेल नहीं, और 3 में है अज्ज़ाए तरकीबी, और 4 में है अज्ज़ाए कलाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए अपने कॉपी में। तो अब मेरे ऑप्शन सुनिए इसके। सवाल नंबर 10 का जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू तर्जमा अज्ज़ाए कलाम होगा। तो दोस्तों आपके काम दे रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका हिंदी तर्जमा क्या होगा, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस तरह के सीरीज़ आपके लिए लाया जाना मुनासिब है। तो आप ज़रूर बताइएगा। जो लोग बाद में देख रहे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाइएगा। दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, और ताकि इससे आप लोगों की रज़ामंदी ज़ाहिर होती है कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत रंग लाई। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी इसमें सुधार की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि व्याकरण का उर्दू माना क्या होगा। व्याकरण का उर्दू माना क्या होगा। आपके ऑप्शंस, 1 में ज़बान, सवाल नंबर 11 देख रहे हैं, व्याकरण का उर्दू माना पूछा जा रहा है। 1 नंबर में ज़बान, 2 में मुज़ाफ़, और 3 में क़वाइद, 4 में हर्फ। तो दोस्तों अगर इसका ऑप्शन आपको पता है तो टिक कर लीजिए, फिर मेरे ऑप्शन सुनिए। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है, व्याकरण को उर्दू में क़वाइद कहते हैं। क्या कहते हैं? क़वाइद। और फिर क़वाइद को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रामर, GRAMMAR। तो ये ग्रामर, क़वाइद, व्याकरण, इन अल्फाज को आप जहन नशीन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12।
सवाल नंबर 12 देखते हैं कि सवाल नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि मैंने सवाल तैयार करते वक्त कुछ क्वेश्चंस आपको फुल्ली इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली उर्दू में मिलेंगे और फुल्ली आपके पूर्ण रूप से हिंदी में भी देखने को मिलेंगे, और कुछ मखलूत ज़बानों का सवाल आपको दिखेगा। कह सकते हैं कि बहुत सारे अल्फाज से मिला के वो सवाल बनाए गए होंगे। जिस तरह के सवाल नंबर 12 में दिख रहा है कि ये टोटल आपके इंग्लिश के वर्ड्स इसमें या सेंटेंस यूज़ किए गए हैं। तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है सवाल नंबर 12 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्पेलिंग, कि पूछा जा रहा है कि मज़कूरा अल्फाज में से किसकी स्पेलिंग गलत है, या फिर किसका इमला, अगर उर्दू के पहलू से हम कहें तो कह सकते हैं किसका इमला गलत है। आपके ऑप्शंस एक में देखते हैं, एक में स्वीट SWEAT, दो में नाइट KNIGHT, और तीन में स्वीट SWEET, चार में रॉन्ग WRANG। अगर आपको पता है कि इनमें से किसका स्पेलिंग गलत है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए और फिर मेरे सवाल का जवाब सुनिए। पहले मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। ये लफ्ज़ स्वीट जो है ये बिल्कुल सही है। इसका ये ऑप्शन आपसे निकल जाएगा। स्वीट के माने बोलते हैं पसीने को। किसे बोलते हैं दोस्तों? स्वीट कहते हैं पसीना को। जो पसीना होता है उसे हम अंग्रेज़ी में स्वीट बोलते हैं। और ये नाइट के माने क्या है, और नाइट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, KNIGHT। नाइट युद्ध कह सकते हैं या फिर जिहाद कह सकते हैं। क्या? जिहाद। ये भी बिल्कुल सही है। और ये स्वीट जो है ऑप्शन 3 ये भी सही है, तो ये भी आपका निकल जाएगा। स्वीट के माने क्या है? मिठाई। क्या है दोस्तों? मिठाई। ये बिल्कुल आपका सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में है रॉन्ग, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत स्पेलिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो ये रॉन्ग जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए WRONG होना चाहिए रॉन्ग, जिसके माने कि गलत के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? गलत के होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है कि लेखक का उर्दू अर्थ क्या होगा। लेखक ये आपका एक हिंदी का शब्द है, ये हिंदी का लफ्ज़ है, वर्ड है। आपको इसका उर्दू तर्जमा पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेखक इनटू उर्दू। अगर इसको अंग्रेज़ी में इस तरह हम लिखना चाहें तो होगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेखक इनटू उर्दू। तो उर्दू में इसका मान आपको बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में आमिल, 2 में अफजल, 3 में फ़ैसला, 4 में मुसन्निफ़। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए कि लेखक का उर्दू अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों लेखक का उर्दू अर्थ होगा मुसन्निफ़। क्या होगा दोस्तों? मुसन्निफ़। क्या होगा? मुसन्निफ़। तो ऑप्शन 13 का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइटर। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मुसन्निफ़ को हिंदी में लेखक बोलते हैं और अंग्रेज़ी में राइटर बोलते हैं, या फिर अथर के माने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? अथर, AUTHOR। तो अथर के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। या तो फिर आपसे राइटर पूछा जाएगा या फिर अथर पूछा जाएगा। ये टेंशन मत लीजिए कि दोनों दे देगा, बल्कि एक ही देगा। जब करीबुल माना है या मुतरादिफ सिनोनिम है तो एक ही आपसे देगा, पूछा जाएगा, जो आपका सही ऑप्शन होगा। अगर दोनों दे रहा है तो वो आपका सस्पेंशन क्वेश्चन हो जाएगा। कह सकते हैं मुशाबे सवाल हो जाएगा वो, जिस पे कि बच्चों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं विदाउट अटेंडिंग द क्वेश्चन। बगैर अटेम्प्ट किए आपको उसका जवाब मिल जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सवाल नंबर 12 देखते हैं। मज़कूरा अल्फाज में से कौन सा इमला सही है। मज़कूरा अल्फाज में से कौन सा इमला सही है, आपको सही इमला बताना है। डिक्टेशन। इमला को क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। दोस्तों
जो बातें आपको बीच में बताई जाती हैं वो बातें आपके लिए काफ़ी ख़ास होती हैं, क्योंकि आपको जुमले याद कराने हैं या फिर ऑफिशियल वर्ड्स जो होते हैं उसे याद कराना मेरा मकसद होता है। तो बीच बीच में जो बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह डिक्टेशन है या फिर और जो वर्ड्स बताए जाते हैं, उन्हें भी आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए। जो लोग ये सोच के देख रहे हैं कि हम भगा भगा के सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख लें, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो कीवर्ड्स बोल दिए जाते हैं या लिखा देता हूँ मैं, वो बातें आपसे छूट जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरे वीडियोज़ को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको 50 क्वेश्चन से कम हल हो, बल्कि 50 क्वेश्चंस आपके आसानी से यहाँ से हल हो जाएंगे, जबकि मेरी पूरी लेक्चर्स को आप सुनेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सवाल नंबर 12 का मज़कूरा अल्फाज में से कौन सा इमला सही है। ऑप्शंस आपके हैं, 1 में कलम, 2 में कुर्सी, 3 में बर्तन, 4 में लब्बैक। ये कलम नहीं है बल्कि कलम ऐसे लिखा जाता है। कुर्सी नहीं बल्कि कुर्सी होता है, जो कि इस तरह लिखा जाता है। बर्तन नहीं बल्कि बर्तन होता है, ये ता से लिखा जाता है। ये लब्बैक जो आपका है ये बिल्कुल सही आपका है, यानी लफ्ज़ लब्बैक इसका इमला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये आपका निकल जाएगा। ये सारे के सारे आपके गलत इमला हैं। लफ्ज़ लब्बैक ये आपका बिल्कुल सही है। अब ये लब्बैक के माने क्या हैं, तो इसको हम कहते हैं, जब कोई इंसान किसी को बुलाता है तो कहता है लब्बैक, हाजिर हो, इसको कह सकते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट के माने में इसे इस्तेमाल किया जाता है, PRESENT, प्रेजेंट या उपस्थिति के माने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है लब्बैक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। सौत का उर्दू माना क्या होगा। एक लफ्ज़ है सौत, उसका उर्दू माना पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे काबिल गौर बात है कि ये लफ्ज़ किस ज़बान का है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू के परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप उर्दू को सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ही से मत जोड़ के रखिए, बल्कि आपको अरबी पे गौर करना पड़ेगा और फ़ारसी अल्फाज पे भी गौर करने की ज़रूरत है। तो चूँकि ये सौत जो है ये आपका अरबी का लफ्ज़ है और इसका उर्दू माना आपसे पूछा जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि सौत का मुतरादिफ माना क्या होगा, ये भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मैं ये डाला हूँ कि सौत का उर्दू माना क्या होगा, इसका मतलब ये उर्दू नहीं है बल्कि उर्दू से मुतशाबिह लफ्ज़ है, जिससे कि आपका उर्दू माना पूछा जा रहा है। ये काबिल गौर बात है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। सौत का उर्दू माना के हवाले से जो ऑप्शंस हैं, 1 में रंग, 2 में लिखावट, 3 में आवाज़ और 4 में कतार। तो सौत का उर्दू माना क्या होगा, तो सौत का उर्दू माना आपका आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। रंग कलर कहते हैं और लिखावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक होता है राइटिंग, WRITING। ये राइटिंग जो है ना, ये आपका लिखावट के माने में इस्तेमाल होता है। जेंडर फॉर्म जब यूज़ होता है राइट का, तो आपके लिखावट के माने में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 15 का आपका हो जाएगा सौत का आवाज़, यानी 3 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। दोस्तों ये इस लफ्ज़ को दाखिल करने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर आप एग्ज़ाम्स के उम्मीदवार हैं, तो ये वर्ड आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप दरख्वास्त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो अंग्रेज़ी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है। चाहे आपके वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो या कम्युनिकेशन इंग्लिश हो या बातचीत की जो ज़बान होती है, उसमें लफ्ज़ ड्यू टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ। ड्यू टू का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। ऑप्शंस हैं, 1 में की वजह से, 2 में नातमाम, 3 में मकबूलियत और 4 में बर्बाद। अगर दोस्तों आपको इसका तर्जमा पता है तो आप कॉपी में टिक कर लीजिए, और अगर आप इस कॉपी को टिक कर रहे हैं तो गोया कि आपको उर्दू के या फिर अंग्रेज़ी की जो
ख़ासकर तर्जमे के जो पोर्शंस है उस पर आपको काफ़ी अबूर है। अगर ये आपका जवाब आप सही कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप सुनिए इसका जवाब सवाल नंबर 16 का जो सही तर्जमा होगा ड्यू टू का मतलब की वजह से। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, की वजह से। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि ये लगा कि एक तरह का रीज़न मेंशन किया जाता है, जैसे कहते हैं ना, मैं नहीं आ पाया क्योंकि एक काम था। आई कुडंट रीच टू द लोकेशन ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न। मैं जगह पे नहीं पहुंच सका, किस वजह से, कुछ ख़ास वजह की वजह से, या कुछ ख़ास वजह से मैं वहां नहीं पहुंच सका। तो ड्यू टू का इस्तेमाल इस तरह होता है कि स्पेसिफिक रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि इसमें फ़ाइल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इसमें फ़ाइल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। यहाँ पे ख़ास बात है कि मैं ऑप्शन के साथ साथ आपको अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों दे दिया हूँ, ताकि आप इन्हें देखिए। पहले 5 सेकंड आप देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए और मैं पढ़ दे रहा हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्क काम को, सेंटेंस जुमले को, और जो काम हो चुका हो ऑब्जेक्ट। इस पे गौर कीजिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि इसमें फ़ाइल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। सब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसका तर्जुमा उसके नीचे है, वर्क जिसे कहते हैं उसका तर्जुमा उसके नीचे है, सेंटेंस जिसे कहते हैं उसका तर्जुमा उसके नीचे है, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसका तर्जुमा उसके नीचे है। इसमें फ़ाइल क्या होता है, इसमें फ़ाइल को पहले हम यहाँ पे ऑप्शन समझ ले रहे हैं। इसमें फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और अंग्रेज़ी के पहलू से देखेंगे हम तो ये आपका जो है सब्जेक्ट इसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि अंग्रेज़ी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और उर्दू में इसकी तारीफ़ अगर हम करें तो काम करने वाले को, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पहलू से सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के माने आइटम्स के होते हैं। अगर वैसे इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग हम चलें तो सब्जेक्ट कहते हैं ना, सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट होता है ना, बोलते हैं कि हमारा 12th में क्या सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, वो भी आपका एक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के माने होता है आइटम्स या चीज़ें, उसके माने में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं इस पहलू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपसे इसको कवायद के पहलू से मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामर के पोर्शन को लेते हुए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि एक वर्ड ले लीजिए अंग्रेज़ी का, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आई टीच यू ऑल। या मैं लखनऊ जाता हूँ, आई गो टू लखनऊ। तो ये आई जो है आपका, आई गो टू, ठीक है, ये लखनऊ मान लीजिए इसको, आई गो टू लखनऊ। तो ये लफ्ज़ आई जो आपका है, ये आपका है सब्जेक्ट होता है। ग्रामर के पोर्शन से लफ्ज़ आई जो है ये आपका सब्जेक्ट होता है। और जाने वाला, अब देखिए आई गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाता हूँ, तो जाने वाला कौन है, आई। तो आई को हम तर्जमा किस तरह कर रहे हैं, आई आपका सब्जेक्ट कंडीशन में है। तो सब्जेक्ट कहते हैं किसे, काम करने वाले को। काम करने वाला कौन है, आई। जाने वाला लखनऊ कौन है, आई। तो आई जो हो गया आपका काम करने वाला। तो इसी वजह से इसमें फ़ाइल का जो तर्जमा होता है काम करने वाला या काम करने वाले को, इसमें फ़ाइल कहते हैं। और अंग्रेज़ी में ग्रामर के पोर्शन से इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अभी इतना ही समझिए। फिर ऑब्जेक्ट या वर्ब जो होता है आपका, जो फेल होता है, मफूल होता है, उसे भी हम अपने अगले सीरीज़ में समझेंगे मिसालों के साथ। सवाल नंबर 18 देखते हैं। इनमें से कौन एक अलग है। इनमें से कौन एक अलग है, कह सकते हैं विच वन ऑफ देम इज़ ओड। विच वन ऑफ देम इज़ ओड, यानी इनमें से कौन एक अलग है। आपके ऑप्शंस, अब इसे आप या तो फिर रीजनिंग से पहलू से ले लीजिए, या फिर उर्दू के सवाल के पहलू से ले लीजिए। कॉमन है, मैं इसको कुछ स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं फिर बस ऐसे ही रख दिया हूँ उर्दू के हवाले से। इसे आप किसी पहलू में भी शुमार कर सकते हैं।
ऑप्शंस आपके देखते हैं, चाइना, 2 में उर्दू, 3 में अंग्रेज़ी, 4 में अरबी। इनमें से कौन एक अलग है? तो चूँकि आपको जो इसमें फ़र्क दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ये कि उर्दू जो है अव्वलन तो आपकी एक ज़बान है, अंग्रेज़ी आपकी एक ज़बान है, अरबी आपकी एक ज़बान है। तो ये सारे के सारे 3 एक जैसे हैं, और जब 3 एक जैसे हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है कि आपका ये होगा नहीं, बल्कि उनमें से कोई एक ही होगा जो अलग होगा। तो ये चाइना जो है ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि चाइना ज़बान नहीं है बल्कि एक मुल्क है। क्या है दोस्तों? चाइना एक मुल्क है, कंट्री है, COUNTRY। इसको हिंदी में देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको देश बोलते हैं। तो चाइना कंट्री है और ये सारे के सारे ज़बान हैं, तो चाइना आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है ज़ैद का उर्दू माना क्या होगा? ज़ैद का उर्दू माना क्या होगा? फिर वही सवाल कि आप सवाल पे गौर कीजिए कि सवाल के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका माना क्या है, या कि वो उर्दू का लफ्ज़ है, या फिर वो आपका अरबी का है, या फिर वो फ़ारसी का है। ये अव्वलन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस लफ्ज़ पे गौर कीजिए कि ये लफ्ज़ किस ज़बान का है। तो मैं बता दूं ये भी लफ्ज़ आपका अरबी का लफ्ज़ है, जो कि मैं उर्दू के हवाले से इसका माना पूछ रहा हूँ कि ज़ैद का उर्दू माना क्या होगा। क्योंकि सवाल में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते हों, यानी उर्दू में उनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी उर्दू के हवाले से उनके मानी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ज़ैद का उर्दू माना क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, 1 में तेल, 2 में पानी, 3 में आग, 4 में हवा। तो आपको बताना है कि ज़ैद का उर्दू माना क्या होगा। तो दोस्तों ज़ैद का जो उर्दू माना होगा वो आपका होगा तेल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल हो जाएगा, जिसको अंग्रेज़ी में आपका ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑयल। तो अंग्रेज़ी में ऑयल, उर्दू में तेल, और अरबी में इसको ज़ैद बोलते हैं, और हिंदी में भी तेल ही बोलते हैं। तो इस तरह से एक लफ्ज़ से बहुत सारी अल्फाज हम समझ गए और मुख्तलिफ़ ज़बानों के उसके मानी भी समझ गए यहाँ पे। तो इन कुछ बातों को याद रखिए ताकि आपको वहाँ पे इससे मदद मिल सके। फिर एक ऑफिशियल वर्ड कह सकती हैं इससे, जो बहुत इस्तेमाल होता है, आपकी मार्कशीट हो या फिर कोई लेटर हो या कोई पेंडिंग स्टेटस हो, उसके हवाले से ये लफ्ज़ आपको बारहा देखने को मिलता है। और अगरचे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, फिर भी ये वर्ड आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हो। क्या है? नॉट इशूड का उर्दू तर्जमा क्या होगा? नॉट इशूड का उर्दू तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शन ए में यानी 1 में काम नहीं हुआ, 2 में जारी नहीं हुआ, 3 में पूरा नहीं हुआ, 4 में कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपको ऑफिशियल कीवर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड है और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नॉट इशूड का उर्दू तर्जमा क्या होगा? ऑप्शंस ए में काम नहीं हुआ, 2 में जारी नहीं हुआ, 3 में पूरा नहीं हुआ, 4 में कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो टिक कर लीजिए, और इससे अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। फिर इसका आंसर सुनिए। तो नॉट इशूड का उर्दू तर्जमा आपका होगा जारी नहीं हुआ। क्या दोस्तों? जारी नहीं हुआ। आप अपने मार्कशीट पे देखेंगे तो नीचे लिखा रहता है इशूड डेट। क्या लिखा रहता है? इशूड डेट, यानी जारी होने की तारीख़, या फिर हिंदी में इसको कहें तो जारी दिनांक। क्या कहते हैं दोस्तों? जारी दिनांक। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है कि डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी इससे 10 सेकंड पहले अगर आप मेरी बातों पर गौर किए होंगे तो वो लफ्ज़ मैं बोल दिया हूँ। आप पे गौर कीजिए, अगर आपको मिल जा रहा हो ठीक है, अदरवाइज़ आप देख के इसका मुझे हिंदी बताइए कि डेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे नॉट इशूड का मतलब हुआ जारी नहीं हुआ, तो 20 का 2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जारी नहीं हुआ, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 21। प्रयोगशाला क्या दिया हुआ है? प्रयोगशाला का उर्दू
तर्जमा क्या होगा, प्रयोगशाला का उर्दू तर्जमा क्या होगा। यह भी मुस्तअमल लफ्ज़ हैं और देखने को मिल सकता है और ऐसे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो प्रयोगशाला का उर्दू तर्जमा क्या होगा, ये आपका कह सकते हैं कि होमवर्क है। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं पता है तो आप देख के बताइए, अदरवाइज़ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करके इसका आंसर, इसके एग्जांपल्स भी दे के बता दूंगा ताकि आप फिर कभी ना भूलें। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहे और इसकी कुछ तफसीलें जो आप तक पहुंचाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चाह रहे हैं कि ये वीडियो और बनाई जाए और यह सीरीज़ आपके लिए बहुत मुफीद हैं तो कमेंट कीजिए कि ऐसे वीडियोस बनाए जाए ताकि मैं बनाऊं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा चैनल है A to Z इन्फो, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ आप अपडेट रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।